देखिए फोर्थ पॉइंट अब इंटरेस्टिंग है थोड़े पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट और उसके बाद के जो पॉइंट है थोड़े से इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे इसको, एक एग्जांपल भी समझेंगे। कहता है कि एनी असेट फॉर विच डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड एंड अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD shall be used only for a specified business for a period of 8 years beginning with the previous year in which such asset is acquired or constructed। कहते हैं कि भाई अगर आपने किसी स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई असेट यूज करी है जिसकी आपने 35 AD में डिडक्शन ले ली है, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोविजन कह रहा है कि भैया फिर आपको हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उस असेट को सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस में ही यूज करिए, आप कहीं और मत यूज करना। कहता है कि शेल बी यूज ओनली फॉर, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस में ही यूज करनी चाहिए बस। कब तक? 8 सालों के लिए, कम से कम साहब 8 सालों के लिए। कौन कब से स्टार्ट होंगे? उस प्रीवियस ईयर से स्टार्ट होगा जिस प्रीवियस ईयर में आपने उस असेट को एक्वायर या कंस्ट्रक्ट करा है। भाई मान लीजिए प्रीवियस ईयर 24-25 में आपने कोई बिजनेस शुरू करा, स्पेसिफाइड बिजनेस शुरू करा जिसमें आपने 10 करोड़ रुपए की असेट खरीदी। अब इस असेट पे आपने सेक्शन 35 AD की डिडक्शन ले ली, तो हम कह रहे हैं कि अगर आपने ये असेट स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए लिए है ना, तो आप सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस में ही इस असेट को यूज करना, कहीं और यूज मत करना। अगर कहीं और यूज करोगे तो साहब थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको। वो क्या दिक्कत होगी वो आगे हम पॉइंट में पढ़ेंगे। क्या दिक्कत हो सकती है वो आगे पॉइंट में पढ़ेंगे, लेकिन कह रहा है कि भैया आप स्पेसिफाइड बिजनेस में ही यूज करना उस असेट को, और 8 सालों तक आपको यूज करना पड़ेगा। अगले 8 सालों तक आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में ही यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। अब कहता है कि मान लीजिए मैंने 8 सालों से पहले उसको कहीं और यूज कर लिया, कि इफ सच असेट इज यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन द स्पेसिफाइड बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 35 AD। अभी तक तो हमने कहा कि भाई 8 सालों तक स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करना, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने वो स्पेसिफाइड बिजनेस के अलावा कहीं और यूज कर दिया, अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस। अच्छा, स्पेसिफाइड बिजनेस, सेम बिजनेस, किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस में आपको 8 साल तक यूज करनी है। मैं कह रहा हूं कि साहब अब आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के अलावा नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में वो असेट यूज कर लिया 8 साल से पहले ही, तो फिर क्या होगा। कहता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड इन प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच असेट, जितनी भी आपको डिडक्शन मिली है ना सेक्शन 35 AD में, अभी ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये वाला पार्ट अभी छोड़ दो, रिड्यूस बाय, ये वाला पार्ट अभी छोड़ दो। कहता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच असेट shall be deemed to be the income of the assessee chargeable under at PGBP of the previous year in which such asset is so used, section 35 AD subsection 7B। अब इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। बल्कि एक एग्जाम्पल चलो बाद में देखेंगे। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए हैं, अब जरा ध्यान से समझिए। इनकी दो बिजनेस यूनिट हैं, यूनिट ए और यूनिट बी। तो मिस्टर एक्स कर देते हैं, ये मिस्टर आर्नव कर देते हैं, आप नीचे एग्जाम्पल भी इसी के बेस पे है। मिस्टर आर्नव की दो बिजनेस यूनिट है, यूनिट ए यूनिट बी। यूनिट ए है स्पेसिफाइड बिजनेस की और यूनिट बी है नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की। यूनिट ए है स्पेसिफाइड बिजनेस की और यूनिट बी है नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की। इस तरह से इनकी कुछ बिजनेस की यूनिट है। अब कहते हैं कि साहब इन्होंने ना इस स्पेसिफाइड बिजनेस में 5 करोड़ रुपए की एक असेट खरीदी थी जिसका सेक्शन 35 AD में डिडक्शन क्लेम कर लिया था, 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया था प्रीवियस ईयर 23-24 में, पिछले साल, प्रीवियस ईयर 23-24 में, पिछले साल की बात है। लास्ट ईयर 23-24 में 5 करोड़ की एक असेट खरीदी थी स्पेसिफाइड बिजनेस में, जिसपे इन्होंने सेक्शन 35 AD में ये पूरा पूरा डिडक्शन क्लेम कर ली थी। लेकिन अब इन्होंने क्या काम करा, इस स्पेसिफाइड बिजनेस में जो असेट यूज हो रही थी ना ये 5 करोड़ वाली, इसको इन्होंने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में प्रीवियस ईयर 24-25 में यूज करा। हमारी एक कंडीशन इन्होंने फुलफिल नहीं करी। हमने कहा था भैया अपने स्पेसिफाइड बिजनेस में
8 सालों तक आपको यूज करना पड़ेगा। कब से? 23-24 से लेकर अगले 8 सालों तक, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, जो भी आपका ईयर पढ़ रहे होते, ठीक है, आपको अगले 8 सालों तक यूज करना होता। लेकिन उन्होंने तो अगले साल ही नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में वो एसेट यूज कर ली। तो प्रोविजन कहता है कि भैया ये जो 5 करोड़ की आपने डिडक्शन ली ना, इस जरा हमें वापस कर दो। ये हमें जरा, ये जो आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में एसेट यूज कर लिए ना, आपने इस पर डिडक्शन भी क्लेम कर ली थी, ये हमें अब वापस कर दो। ये 5 करोड़ रुपए की आपको डिडक्शन जो आपने 23-24 में क्लेम करी थी, ये 24-25 में वापस करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहती है नहीं साहब, हम आपको डिडक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि हम आपको डिडक्शन इसलिए थोड़ा ना दी थी कि आप एसेट को कहीं और यूज कर लो। हमने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एसेट नहीं दी थी आपको, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए दी थी। लेकिन अगर हम इसको 5 करोड़ का वापस करो, बिल्कुल सही बात है, 5 करोड़ वापस करो, लेकिन अगर ये एसेट आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही खरीदी होती पिछले साल, भाई ये एसेट तो पिछले साल खरीदी गई है, भाई जाहिर सी बात है ये एसेट आपने 23-24 में ही खरीदी है, आपने उस साल आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में खरीदी, आपने 100% डिडक्शन दे दी, ये बात हमें बिल्कुल क्लियर, इसमें हमें कोई डाउट नहीं। अब ये एसेट आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ली 24-25 में, अब ये एसेट इनकम बन गई है, क्योंकि डिडक्शन दी, अब डिडक्शन में वापस ले ली तो इनकम बन गई। लेकिन क्या ये एसेट 1 साल पुरानी है? हाँ, 23-24 में करी थी, 1 साल पुरानी है। तो क्या नॉर्मली जो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन क्लेम होना चाहिए था, क्या मुझे 1 साल का इस पर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? हाँ सर, 1 साल का डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए। तो मान लीजिए इस पर मुझे 10% का डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 5 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए। तो क्या 4 करोड़ 50 लाख रुपए की मुझे इनकम ले लेनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल, यही तो इनकम है और यही तो सेक्शन है। सेक्शन कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन है सेक्शन 35AD7B। ये सेक्शन यही तो है 35AD7B। कहता है कि अगर कोई एसेट जो स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करी जा रही थी 8 साल से पहले, उसको आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करते हो, तो जितनी डिडक्शन आपने 35AD में क्लेम करी थी उसको वापस इनकम मानना पड़ेगा, ये आपकी डीम्ड इनकम हो जाएगी। लेकिन जो डेप्रिसिएशन जायज तौर पे बनता है, जितनी पुरानी एसेट है, डेप्रिसिएशन तो देना चाहिए ना भैया, डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना जितना पुरानी एसेट है। ठीक है भैया, ठीक है, हम पूरी नहीं मान रहे, 1 साल का डेप्रिसिएशन तो आप नॉर्मली क्लेम करते ही ना, तो वो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो पैसा बचता है, जो वैल्यू बचती है, वही आपकी इनकम मानी जाएगी। अब जरा फटाफट से प्रोविजन को पढ़ लेते हैं। अब हम पूरी लाइन पढ़ेंगे विदाउट कोई डाउट। कहता है कि इफ सच एसेट इज यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन द स्पेसिफाइड बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 years स्पेसिफाइड इन सेक्शन 35AD, total amount of deduction allowed in the previous year in respect of such asset as reduced by the depreciation allowed under section 32 shall be deemed income of the assessee chargeable under at PGBP for the assessment in which that asset is so used। हमारी यूनिट बी में हमारा केस सेक्शन 35AD7B, हमारी बी यूनिट में वो एसेट यूज मानी जाएगी और माना जाएगा। हमने बी यूनिट में अभी पिछले साल खरीदा था, लेकिन डेप्रिसिएशन तो कोई क्लेम करा नहीं था क्योंकि थी नहीं, तो अब हम पिछले साल का इस साल डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद अपनी इनकम निकाल लेते हैं। एक बात तो ये हो गई सेक्शन 35AD7B, एक बात है। अब दूसरी चीज, अच्छा अब दूसरी चीज ये, लेकिन एक चीज मुझे थोड़ी सी यहाँ पे डाउट कर रही है कि इनकम किसकी होगी, ये इनकम किसकी हुई? आ गया प्रोविजन, मिस्टर आर्नव की, मिस्टर आर्नव की इनकम हुई ना, ये 4.5 लाख रुपए जो इनकम होगी, ये इनकम किसकी हुई? मिस्टर आर्नव की इनकम हुई। ठीक बात है, मिस्टर आर्नव की इनकम होगी, एसएससी की इनकम होगी। अब क्वेश्चन यहां पर मेरा ये आता है, मिस्टर आर्नव की ये इनकम हो गई, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, मिस्टर आर्नव की इनकम हो गई। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये आता है, ये जो यूनिट है यूनिट बी, ये जो यूनिट है यूनिट बी, हमारी यूनिट बी है जो, इसमें ये एसेट ट्रांसफर हुई है। यस सर, हमने इस एसेट को यहां ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल सही बात है।
भाई इस एसेट को हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, 5 करोड़ की एसेट थी, हमने स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में इस एसेट को ट्रांसफर कर दिया है। और जो ट्रांसफर के केस में जो इनकम हुई थी, मिस्टर आर्नव की इनकम हो गई थी सेक्शन 3587B में 4.5 करोड़ की, 4 करोड़ 50 लाख क्योंकि इनकम मानी जाएगी। 35AD की डिडक्शन हम वापस ले लेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। अब यूनिट बी में जो असेट ट्रांसफर करिए तो इस असेट को बुक्स में दिखाना पड़ेगा ना। तो यूनिट बी में इस असेट की जो बुक्स में आएगी, यूनिट बी की बुक्स में असेट को दिखाना पड़ेगा ना कि ट्रांसफर करिए, हमने यहां पर दिया है इस असेट को, तो यहां पर किस कॉस्ट पे ये असेट को बुक्स में दिखाना। अब ये असेट 5 करोड़ की असेट ट्रांसफर हुई है, हाँ सर 5 करोड़ की असेट ट्रांसफर हुई बात है, 5 करोड़ की एसेट ट्रांसफर हुई है, हाँ सर 5 करोड़ की एसेट ट्रांसफर। अगर ये एसेट लास्ट ईयर ट्रांसफर हुई होती 23-24 में, तो 23-24 में ट्रांसफर हुई होती तो 23-24 का क्या यहां पर डेप्रिसिएशन मूल्य मिल गया होता 10% के हिसाब से 50 लाख का, हाँ सर 50 लाख का डेप्रिसिएशन मिल गया होता। तो इसका मतलब जो मिस यूनिट बी में एसेट ट्रांसफर होगी उसकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी कॉस्ट आएगी, क्या 4 करोड़ 50 लाख कॉस्ट भी यही रहेगी यूनिट बी की बुक्स में इस एसेट के ट्रांसफर होने की। भाई इनकम तो ये रहेगी, लगभग जो इनकम होगी वही वहां पर उसकी कॉस्ट भी बन जाएगी, लेकिन इसके लिए भी एक प्रोविजन अलग से दिया हुआ है। अब ये क्या है प्रोविजन, जो कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट में से जितना डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए था किसको, यूनिट बी को, ये मान के चला जाएगा कि ये असेट यूनिट बी ने ही खरीदी थी स्टार्टिंग में, और जितना डेप्रिसिएशन इसको क्लेम नहीं कर पाया था 23-24 में, 23-24 का डेप्रिसिएशन इस साल क्लेम कर लेगा यूनिट बी, और जो उसको कॉस्ट पड़ेगी वही इसकी बुक्स में कॉस्ट मानी जाएगी। तो 5 करोड़ की एसेट इसने मान ली खरीदी थी, 23-24 का डेप्रिसिएशन ये आप क्लेम कर लेगा, तो 4.5 करोड़ की कॉस्ट इसको यूनिट बी को पड़ेगी। ये आएगा मेरा प्रोवाइजो टू एक्सप्लेनेशन 13 टू सेक्शन 43(1). अब इसका प्रोविजन पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट, ये सब काम तब हो रहा है जब आपने 8 साल से पहले ही स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉन स्पेसिफाइड में एसेट बेच दी है, सॉरी ट्रांसफर कर दिया है। In such a case, as per the proviso to section 13 to 43(1), the actual cost of such asset for the assessee shall be the actual cost as reduced by the amount of depreciation would have been allowable, किया जाना चाहिए था, had the asset been used for the purpose of business since the date of its acquisition। हमारे वाले एग्जाम्पल में यूनिट बी में जो उस एसेट की कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट मानी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि ये एसेट तो यूनिट बी ने ही खरीदी थी और यूनिट बी के ही पास थी, तो डेप्रिसिएशन जो यूनिट बी क्लेम नहीं कर पाएगी, तो 32 में डेप्रिसिएशन यहां क्लेम करने के बाद जो वैल्यू बचेगी यही कॉस्ट मानी जाएगी यूनिट बी के लिए, यूनिट बी के लिए यही कॉस्ट मानी। ठीक है, तो हमने दो प्रोविजन पढ़े। सेक्शन 35AD7B में डीम्ड इनकम की बात करता है कि भैया आपने जो असेट नॉन स्पेसिफाइड जब में बिजनेस में डाल दोगे, यूज करोगे, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करोगे, तो उस असेट पे जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनना चाहिए वो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी सेक्शन 35AD7B में। प्लस जिस यूनिट में आपने उस असेट को यूज करा है उस यूनिट में उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। ऐसे माना जाएगा कि वो असेट उस यूनिट के लिए खरीदी थी, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए खरीदी थी, और जो डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए था सेक्शन 32 के अंदर उसको लेस करने के बाद उस यूनिट की वो बुक्स में कॉस्ट ले ली जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। एक एग्जांपल देखते हैं जरा। देखिए, मिस्टर आर्नव इज अ प्रोप्राइटर हैविंग 2 यूनिट्स। यूनिट ए carries on a specified business of setting up and operating a warehouse facility of sugar storage of sugar। ये क्या स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्टोरेज ऑफ शुगर, हाँ सर स्टोरेज शुगर स्पेसिफाइड बिजनेस है। एंड यूनिट बी कैरीज ऑन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। क्या हमने कहीं पढ़ा है एडिबल ऑयल? एडिबल ऑयल स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है कि अगर आप एडिबल ऑयल की भी स्टोरेज करते हो तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस में तो नहीं आता, क्योंकि एडिबल ऑयल को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थोड़ा है, वो तो प्रोसेस होने के बाद बनता है।
तो इसलिए इसने यहाँ पे वैसे ही लिख भी दिया है उसने कि ये नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है। दो बिजनेस है, यूनिट ए यूनिट बी, स्पेसिफाइड बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। यूनिट ए ने कमेंस करा था ऑपरेशन 1/4/2023 को, मतलब पिछले साल ऑपरेशन स्टार्ट करा था। एंड इट क्लेम डिडक्शन 100 लाख की, मतलब 1 करोड़ की। इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ 2 बिल्डिंग 50 लाख की, 50 लाख की 2 बिल्डिंग थी, मतलब 1 करोड़ की बिल्डिंग थी। फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, ठीक है, अंडर सेक्शन 35 AD असेसमेंट ईयर 24-25। लेकिन फरवरी 25, इसको फरवरी की जगह पे एक काम कीजिए, आप इसको अक्टूबर 24 कर लीजिए। मैं पार्शियल डेप्रिसिएशन की भी हम बात ही नहीं कर रहे। अक्टूबर 24। इन अक्टूबर 24 यूनिट ए ने ट्रांसफर कर दी अपनी एक बिल्डिंग यूनिट बी को। अब देखिए, हमने कहा था 23-24 में आपने डिडक्शन ली थी, आपसे कहा था 8 साल तक असेट रखना अपने पास, आपने तो अगले साल ये असेट को यूनिट बी में ट्रांसफर कर दिया नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में। सेक्शन 35 AD 7B लग जाएगा, हाँ जी लग जाएगा। अब देखते हैं कैसे निकलता है। एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ सच ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आर्नव। अब मिस्टर आर्नव के केस में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सेक्शन 35 AD 7B की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए, पहला पार्ट टैक्स इम्प्लीकेशन में क्या होगा, डिडक्शन अलाउड। देखिए, डिडक्शन हमने 2 यूनिट थी, इसको इस तरह से पहले समझ लेते हैं। मिस्टर आर्नव थे, जो मैंने एग्जांपल लिया था लगभग उसी की तरह बनेगा ये भी। मिस्टर आर्नव थे, इनकी भी 2 बिजनेस यूनिट थी, स्पेसिफाइड बिजनेस, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस में 2 बिल्डिंग थी 50-50 लाख की, जिसपे 35 AD की डिडक्शन ले ली थी, ठीक है। इसमें से इन्होंने एक बिल्डिंग को, ये था मेरा 23-24 का हाल, 23-24 प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 23-24 की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या काम करा, 50 लाख एक बिल्डिंग को प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर, अगले साल एक बिल्डिंग को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, वहां पर दे दिया। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर नहीं करा, वहां पर यूज करना शुरू कर दिया। तो हमारी कंडीशन तो भैया अपने फुलफिल नहीं करी, तो हमारा सेक्शन 35 AD 7B तो यहाँ पे राइज हो जाएगा मिस्टर आर्नव के लिए। तो इसमें कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखिए, डिडक्शन अलाउड। अब सिर्फ हमें इन दोनों की बात करनी है, सिर्फ इसकी बात करनी चाहिए, हमें सिर्फ 50 लाख वाली एक बिल्डिंग की बात करनी चाहिए ना, क्योंकि इसका 50 लाख का जो डिडक्शन मिला हुआ था वो तो मिल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे, वो स्पेसिफाइड बिजनेस में नॉर्मली यूज हो रही है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस वाली यूनिट की बात करते हैं जो में ट्रांसफर हुई है। डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24 या असेसमेंट ईयर 24-25। कितनी डिडक्शन हमें दी होगी पिछले साल, हमने 50 लाख की इस बिल्डिंग के लिए। भाई वैसे तो पिछले साल हमें 1 करोड़ की डिडक्शन मिली होगी, लेकिन अब जो 24-25 में जो इनकम क्रिएट होगी ना सेक्शन 35 AD 7B में, वो तो 24-25 में क्रिएट हो रही है, सिर्फ एक बिल्डिंग है तो हम उसकी बात करेंगे ना, दोनों बिल्डिंग की हम बात क्यों करेंगे। उसके बाद ये कहता है कि भैया ये जो बिल्डिंग जो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज हो रही है, इसके लिए हमारी क्या इनकम होगी। तो ये जो हमने इसको डिडक्शन क्लेम कर दी दे दी थी, डिडक्शन अलाउड सेक्शन 35 AD फॉर असेसमेंट 24-25 लेस, हमने पढ़ा ना एक डेप्रिसिएशन अलाउड जो होना चाहिए, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। भाई एक साल बिल्डिंग वही थी ना 24, असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, और अभी जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर कितना है 25-26। तो एक साल बिल्डिंग पुरानी है, तो हम जो इनकम हमने अभी एग्जांपल में भी करा था, जब इनकम कंप्यूट करेंगे तो एक साल का जो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना इसको, तो वो तो देंगे ना। तो मान के चल रहे हैं इस पर 10% डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में शायद गिवन है नहीं, इन बिल्डिंग पे 10% नॉर्मली डेप्रिसिएशन होता है, तो 10% का डेप्रिसिएशन अज्यूम करके चल रहे हैं। तो 5 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, 45 लाख की इनकम हो गई अंडर सेक्शन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 35 AD 7B, ठीक है। तो एक अर्नव जी के हाथ में एक इंप्लीकेशन तो ये हो गई, बड़ा सिंपल सा था,
कि भाई 2 बिजनेस यूनिट थी उसके पास, 2 बिल्डिंग थी 50-50 लाख की। प्रीवियस ईयर 23-24 में इन्होंने दोनों की डिडक्शन ले ली थी, लेकिन 24-25 के प्रीवियस ईयर में इन्होंने एक असेट को उठाकर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज कर लिया था। तो उन्होंने भैया क्या काम कर दिया, बड़ा कांड कर दिया। तो जो उन्होंने बिल्डिंग नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करी थी, हमने देख लिया कि हमने उस पर कितनी डिडक्शन दी थी। हमने देखा कि भैया हमने उस पर 50 लाख की डिडक्शन दे दी थी कायदे से। अब ये 50 लाख की इनकम बन जाएगी क्योंकि ये नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज होगी, लेकिन 1 साल पुरानी एसेट है। अगर ये एसेट नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ही रखी गई होती तो 1 साल का तो डेप्रिसिएशन मिलता है ना कायदे से। तो हाँ, वो हमने डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया, तो 45 लाख की मेरी डीम्ड इनकम हो गई। अब दूसरी बात, अब जिस नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ये एसेट बनी है, वहां पर उसकी क्या कॉस्ट निकालनी चाहिए, उस एसेट के लिए कितनी कॉस्ट होगी मेरी, एक्चुअल कॉस्ट टू द असेसी फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस कितनी होनी चाहिए, 50 लाख? नहीं, इसमें से भी तो हम डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 लेस करेंगे अलाउबल। यहां पे भी तो हमने ये बात की, प्रोवाइजो क्या था, प्रोवाइजो टू एक्सप्लेनेशन 13 टू सेक्शन 43(1). देखो राइटिंग गलत हो रही है इसलिए मैं बोल भी रहा हूं 5 लाख का। तो इसकी क्या होगी एक्चुअल कॉस्ट, अरे सॉरी मैंने इसको यहां गलत लिख दिया, ये नीचे आना चाहिए, ये तो डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी, यहां लिख देता हूं। तो एक्चुअल कॉस्ट इन हैंड ऑफ अर्नव फॉर यूनिट बी कितना आएगा, 45 लाख। ये सेम बिल्कुल वही एग्जांपल है जो सेम क्वेश्चन है जो भी हमने एग्जांपल करा है। तो एक्चुअल कॉस्ट यूनिट नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए क्या होगी एक्चुअल कॉस्ट, भैया 50 लाख रुपए, और जो डेप्रिसिएशन नॉर्मली अलाउड होना चाहिए था, ये मान के चलेंगे कि ये एसेट इसी यूनिट की थी, तो जितना डेप्रिसिएशन 1 साल पुरानी एसेट है तो 1 साल का डेप्रिसिएशन देने के बाद एक्चुअल कॉस्ट इसकी 45 लाख रुपए अर्नव के हाथ में होगी यूनिट बी के लिए, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस वाली यूनिट। ठीक है, तो ये छोटे सा एक क्वेश्चन था। अब इसी में लास्ट पॉइंट एक बचा है मेरे पास, भाई हमने कह दिया कि स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करना, और अगर 8 साल से पहले आपने इसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करा तो आप पे 2 सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे, एक सेक्शन 35 वाला, ये वाला है सेक्शन, और एक प्रोवाइजो वाला लग जाएगा एक्सप्लेनेशन 13। अब कह रहा हूं कि आपने एसेट उसका बेच दिया, अगर आपने इस एसेट को 8 साल से पहले बेचा, 8 साल से बाद बेचा, कभी भी बेचा आपने इस एसेट को, स्पेसिफाइड बिजनेस के एसेट को, जिस पर आपने सेक्शन 35 AD में डिडक्शन क्लेम करी है, उस एसेट को आप चाहे 8 साल से पहले बेचें चाहे 8 साल से बाद में बेचें, इफ एनी एसेट ऑन विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD हैज बीन क्लेम्ड एंड अलाउड इज डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड, ट्रांसफर्ड, तो जो भी पैसा मिलेगा वो पीजीबीबी के अंदर ही टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 27 में, अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 7 के अंदर पीजीबीपी के अंदर ही वो टैक्सेबल हो जाए। अब यहां पे मुझे फर्क नहीं पड़ता वो 8 साल से पहले बेच रहा है 8 साल से बाद बेच रहा है, लेकिन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में वो अगर यूज करा 8 साल के पहले तो मेरा ये एप्लीकेबल हो, 8 साल के बाद यूज करे फिर इसकी कोई इंप्लीकेशन नहीं होगी। 8 साल के अगर बाद यूज करे, 8 साल से पहले सारा खेल है, लेकिन सेल के केस में 8 साल से पहले सेल करे बाद सेल करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, जो भी पैसा मिलेगा, क्योंकि हम आपको उसकी डिडक्शन दे चुके हैं। अब डिडक्शन देने के बाद जो भी पैसा मिलेगा सेट पे, वो तो भैया मेरा ही पैसा होगा, वो इनकम टैक्स का पैसा होगा, इनकम टैक्स ठीक है, वो इनकम हो जाएगी। तो एक ये छोटा सा पॉइंट और था। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में देख लेते हैं। ये बता चुका हूं, ये डिडक्शन मिलेगी सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में। इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, डिडक्शन शैल आल्सो बी अलाउड फॉर अ न्यूली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन एन एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। देखिए नॉर्मली हमने पढ़ा था ना कि किसी भी पुरानी स्प्लिटिंग अप नहीं होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई पुरानी कंपनी में नई मशीन वगैरह ना, मतलब ऐसा कुछ होना, ऐसे हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे कंडीशंस थी, पता दिखा देता हूँ मैं आपको। हमने यहाँ पे कंडीशंस पढ़ी थी कि भैया कि कोई स्प्लिटिंग अप ना हो, रिकंस्ट्रक्शन ना हो, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में। हमने कहा था अगर ऐसा कुछ हो तो ये मानेंगे नहीं अपने स्पेसिफाइड बिजनेस करो, आपका बिजनेस ऑलरेडी कोई एग्जिस्टेंस में चल रहा है,
उसी को आपने रिकंस्ट्रक्ट करा दिया, उसको स्प्लिट करा दिया, तो हम मानेंगे नहीं वो आपने स्पेसिफाइड बिजनेस शुरू करा, हम मानेंगे भाई कोई नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर के केस में अगर आपने इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, डिडक्शन शैल ऑल्सो बी अलाउड फॉर अ न्यूली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन एन एग्जिस्टिंग प्लांट फ्रॉम प्रोडक्ट। अगर पुराने प्लांट में आपने कोई न्यू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, न्यू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कोई नई मशीन वगैरह भी लगाई है, आपने उसका प्रोडक्शन लेवल बढ़ाया है एग्जिस्टिंग प्लांट में ही, एग्जिस्टिंग प्लांट में ही आपने नई मशीनरी बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करी गई है, तो फर्टिलाइजर एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस वाली डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपको फर्टिलाइजर ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर आपको डिडक्शन फिर भी मिल जाएगी, चाहे आपने एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर ही कोई न्यूली कैपेसिटी इंस्टॉल करी है। एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर, पुराने प्लांट के अंदर ही आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैपेसिटी को बढ़ाया है, जबकि जनरल केस में ऐसा नहीं मिलेगा। जनरल केस में स्पेसिफाइड बिजनेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन फर्टिलाइजर के केस में मिल जाएगी। इफ एसएससी ट्रांसफर द ऑपरेशन ऑफ होटल टू अदर पर्सन, अब देखिए, बट कंटिन्यू टू ओन द होटल, डिडक्शन शेल कंटिन्यू टू बी अलाउड टू द एसएससी। होटल के केस में मान लीजिए मैं होटल चला रहा हूं और अब मैंने होटल का जो ऑपरेशन है ना वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया, मतलब मैं ओनर मैं ही हूं, मेरा ही एक होटल है, लेकिन होटल में नॉर्मली ऐसा होता है जो मैनेजमेंट होता है, होटल का ऑपरेशन होता है, मैं किसी और को ट्रांसफर कर दिया, मैं या ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर होटल का ऑपरेशन किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो आपको स्पेसिफाइड बिजनेस के डिडक्शन नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, आपको फिर भी मिलेगी। ये इफ एसएससी ट्रांसफर द ऑपरेशन ऑफ होटल टू अदर पर्सन बट कंटिन्यू टू ऑन द होटल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर होटल आपका है, आपने सिर्फ मैनेजमेंट या उसका ऑपरेशन ट्रांसफर करा है, तो भी आपको एसएससी डिडक्शन आपको फिर भी मिल जाएगी, लेकिन होटल आपका ही होना चाहिए, ओनर आप ही होने चाहिए होटल के। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD शैल नॉट बी अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन अलाउड नहीं होगी सेक्शन 35AD।